अरे वाह। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का दिवाली के बाद में सेकंड लाइव का, है ना। कैसा लग रहा है आपको दिवाली के बाद में लाइव क्लासेस अटेंड करके भाई? ठीक है, बैक ऑन ट्रैक हो कि नहीं हो, जल्दी से बताइए। और सभी लोग मुझे जल्दी से बताएं कि क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हो मामू, बच्चों मामू आ गए हैं। वेरी गुड। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, बैक ऑन ट्रैक, अच्छा लग रहा है सर, शाबाश। एंड आपको जानकर और भी अच्छा लगेगा कि टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम मेरे ख्याल से प्लानर में 8 या 9 लेक्चर अलॉटेड थे, हमने 2 या 3 लेक्चर फालतू लिए हैं। उसका कारण भी है बिकॉज इन दिनों में, पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जिंग चैप्टर्स निकल के आए हैं। तो इस पे हमें टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी था ताकि हम सारी चीजें आराम से सीख सकें। बैड वॉइस, वॉइस इज क्रैकिंग, एक सेकेंड। अब जरा देखना, अब देखो, अब देखो, हाँ जल्दी से देखो, अब सही होगी वॉइस। एक बटन होता है बस, उससे आवाज सही हो जाती है। काश जिंदगी में ऐसी एक बटन होता कि हम दबाते और वो सब सही चीजें हो जाती। यस और नो? वॉइस इज हैवी, हैवी है भाई, आवाज में वजन है। नाउ इट इज ओके, नाउ ओके एंड ओके, वेरी गुड। और इसके बाद में हम लोग एक नया एक कंप्लीट डिफरेंट अध्याय शुरू करेंगे, कंप्लीट डिफरेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में ही होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया लेक्चर नंबर 11 है। आज के इस लेक्चर में क्या क्या हमारे लिए प्यारा है? तो सर, फाइंडिंग लास्ट डिजिट्स, किसी भी बहुत बड़े नंबर की हमें लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट निकालनी हो, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट, और फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ाऊंगा, तब उसके साथ साथ मैं आपको वो टॉपिक भी बता दूंगा, दैट इज पीएनसी वाले सवालों को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो STRT लिखकर भेजें भाई, ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो मैंने कहा लिटिल गोलूज, अब क्या ही बोलूज। लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर a की पावर b को, सॉरी a की पावर n को अगर b से डिवाइड किया जाए, इस पार्ट में अगर वो हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है, तो थॉट प्रोसेस क्या है बाइनोमियल के अकॉर्डिंग। अच्छा, वैसे अगर आप रिमाइंडर के बारे में जानकारी लोगे ना, तो रिमाइंडर निकालना एक वास्ट टॉपिक है। मतलब ये जो टॉपिक है रिमाइंडर वाला, ये जो आपके भैया दीदी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो बैंक, SSC, PO इन सब की तैयारी करते हैं, तो उनमें भी सवाल आते हैं रिमाइंडर निकालने के। उसमें भी बहुत सारी टेक्निक बताई जाती है कि लास्ट डिजिट निकाल लो भाई, उसके बेसिस पे रिमाइंडर ही होगा, अलग अलग टाइप के। फिर एक यूलर टूशेंट मेथड भी होता है, यूलर टूशेंट मेथड। फिर इसमें फर्मेट लिटिल थ्योरम भी होती है। फिर इसी में ही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी होती है। इसमें ही यही टॉपिक जो है दैट इज कॉमन टू जेई, कॉमन टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरकारी एग्जाम्स जिनकी तैयारी आप आगे चलकर अगर करोगे तो पता नहीं। और दिस इज ऑल्सो कॉमन टू नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी मतलब ओलंपियाड वाला, तो फर्मेट लिटिल थ्योरम होगी, ठीक है, यूलर टूशेंट मेथड हो गया, फिर आपके पास में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होगी, फिर बहुत सारी थ्योरम्स और भी हैं जो कि नंबर थ्योरी में जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। बट आप इस पे ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, हमें सर रिमाइंडर निकालना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं, तो इसमें सिंपल सा समझ में आता है कि इस बी को इस ए के अंदर बनाइए। समझ में आया? इस बी को जो है वो इस ए के अंदर, हाँ, कांग्रेस मॉडुलो, मॉडुलो आपने कहीं सुना होगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। समझ में आएगी? नहीं समझ में? ज्यादा आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या ये बात क्लियर है ना? तो इसलिए परेशान मत होना, जो बताया जा रहा है बस उस पर फोकस कीजिए। और वो क्या है सर, हमें बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ना है। इस बी को हम यहां बनाने की कोशिश करते हैं कि ए की कोई पावर बी के किसी मल्टीपल के नजदीक हो, +-1 की दूरी पर, तो बहुत अच्छी बात है, +-2 की दूरी पर मिल जाए, जो भी चलेगा वो। बैंडेज, हाथ पर बैंडेज, ये ये एक छोटा सा कारनामा मैं कर रहा था और उसकी वजह से यहां पर आकर
एक पटाखे की चिंगारी लगी, फिर यहां पर बोलते हैं ना थोड़ा सा जल गया, जलने के बाद में वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक बबल बन जाता है हाथ पर जिसके अंदर पानी भर जाता है, फिर वो बबल फूटा। अब यहां पर क्या है, वो हवा के कांटेक्ट में ना आए इसलिए बैंडेज लगा रखी है बस। ठीक है ना। हाँ, एक आधा छोटा ही पटाखा चला रहा था, अनार चला रहा था, और एक बस बोलते ना शगुन के लिए, क्योंकि यार इस उम्र में आओगे ना तो ये सब तुम्हारे शौक जो हैं अभी छोटे मोटे, वो बाय डिफॉल्ट ही मर जाएंगे। हाँ, है ना। हाँ, फोड़ा जिसको तुम बोलते हो, बाय डिफॉल्ट ही मर जाएंगे। तो अब जो पटाखे चलाए जाते हैं, मतलब मेरी उम्र की बात तो अगर मैं करूं, बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग लोग हैं जो खूब दबा के पटाखे बजाते हैं, बट अब तो हम लोग शगुन शगुन के पटाखे चलाते हैं कि हाँ भाई दिवाली है, एक अनार चला लिया, एक चक्री चला ली, उस वजह से। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से कहानी समझ में आती है, और अगर कहानी समझ में आती है तो जल्दी से बताइए। हाँ, क्या आंसर आ रहा है इसका? सर इसका आंसर जब आप 21 को इससे डिवाइड करोगे, मतलब व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, रिमाइंडर इज 01। जल्दी से बता दो रिमाइंडर 1 आ रहा है क्या? एमडीएस लिखकर भेजेंगे। फपोला, फुंसी, फोड़ू, हाँ बस ठीक है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, फपोला हो गया था मेरे। टेक केयर बोल रहा है, एक कह सर रेस्ट ले लो। ये मेरे रेस्ट देने में मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है कि तू खुद बहुत तगड़ा रेस्ट लेना चाह रहा है। यस, रिमाइंडर इज 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ये एक बढ़िया सवाल है, इसका भी आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, इंटीजर टाइप सवाल है भाई, इंटीजर टाइप, 45 सेकंड सभी लोग जवाब देंगे। 49 से डिवाइड करना है, और 23 और 19 मैंने देखा, 49 मतलब सर 7 का स्क्वायर है ना, मतलब 7 का रिश्तेदार है, 7 से इसका तो कुछ लिंक है। और सर 7 के आसपास होता है 21, और 21 बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा दिस इज 21 माइनस 2 की पावर 200, और इसको लिख लिया सर 21 प्लस 2 की पावर 200। ठीक है ना। अब जहां पर 21 की पावर 2 आएगी उसमें 7 स्क्वायर भी आ जाएगा, 7 स्क्वायर आ जाएगा मतलब 49 भी आ जाएगा। हाँ, जिनसे नहीं हुआ वो सामने देखो। देखो मैंने कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश किया है कि सर 49 इज बेसिकली 7 का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इसमें 19 को लिखा 21 माइनस 2, और 23 को लिखा 21 प्लस 2। 21 में आपको पता है कि सर एक 7 होता है। ठीक है, आराम से देखना। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वापस सर ये कैसा है, a माइनस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। तो दोनों को ऐड करने पर 2 टाइम्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद इवन लोअर सफिक्स, ये वाले बचेंगे, और 21 की पावर 200 आ जाएगी। फिर आपके पास में 200c 1 बचेगा कि 2, सर 201, 200c 2 बचेगा। ठीक है, हाँ ना। और फिर यहां पर आ जाएगा सर 21 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 198, और 2 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो आपको देखने को मिलेगी सर वो होगी, या सेकंड लास्ट टर्म दैट इज 200c 198, 21 की पावर 2 और 2 की पावर 198, एंड लास्ट विल बी 200c 200 2 की पावर 200। पहले यहां तक एग्री करो कि हां इन दोनों को ऐड करने पर यही आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जहां पर हमें 49 से डिविजिबल पार्ट बताना है, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इतना पार्ट 49 से डिविजिबल है? दिस इज नथिंग बट 49 इंटू सम इंटीजर। क्योंकि आप खुद सोचो, जिसमें 21 का स्क्वायर आ रहा है तो पक्का इसमें 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर भी आएगा। 7 का स्क्वायर आया मतलब इसमें 49 है, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है, तो सब में 49 है सर। क्या ये बात क्लियर है? तो ये इतना पार्ट 49 इंटू इंटीजर हो गया, ये ब्रैकेट बाहर एक 2 था, और प्लस ये वाली वैल्यू कितनी बची सर, ये वैल्यू होती है 1, और ये 2 की पावर 200। ठीक है सर, अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा सर दैट इज 49 इंटू इंटीजर इंटू 2, तो चाहे 2i लिख दो या चाहे कोई नया इंटीजर लिख दो, और प्लस 2 की पावर 201 आ गया सर। इतना पार्ट तो डिविजल बाय 49 हो गया। अब हमें इस पे ध्यान देना है ना। अब सिर्फ इसको डिवाइड करना है 49 से, तो ठीक है सर इसको देख लेते हैं। तो 2 की पावर 201, इसको 49 से डिवाइड करना है। वापस 49 मतलब सर 7 का स्क्वायर, और 2 की कोई पावर 7 के आसपास होती है सर? हां, 2 की कोई पावर दैट इज 2 की पावर 3, 8 होता है सर 7 प्लस 1, बात बन गई। इसको लिखो 2 की पावर 3 की नेट पावर कितना आ जाएगा सर? 6 3 18,
और 2 बचा 7 3 जा 21 और इसको 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो सर ये आ गया 8 को लिखा 7 + 1 की पावर 67 होल डिवाइडेड बाय 49 है ना। बस खेल खत्म हो गया सर खेल। इसको आप ओपन करोगे तो सर ये आएगा 67C0 7 की पावर 67 सर 49 से डिवाइड कर रहे हो मतलब 7 की पावर 2 जहां तक आए तो 67C 65 7 की पावर 2 फिर 67C 66 दैट इज 7 की पावर 1 और यहां पर आएगा 67C 67। क्या ये इतना पार्ट डिविजिबल बाय 49 हो गया? सॉरी इतना नहीं इतना। क्या मैं इसको फिर से 49 इंटू सम इंटीजर प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है सर? ये होती है 67 इंटू 7 और इसकी वैल्यू होती है सर 1। अब हमें इस पूरे नंबर को 49 से डिवाइड करना है। खेल खत्म सर, ये तो हो गया। तो 49 से डिवाइड कर रहे हो मतलब इस इतने पार्ट को 49 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हाँ है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, क्योंकि इतने पार्ट में तो 49 आ गया अब इतना, दैट इज 67 इंटू 7 प्लस 1, इसको हम 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर भी 49 यहां पर भी 49। देखना भाई, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके एक नंबर में कन्वर्ट कर लो और फिर डिवाइड कर लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये रिमाइंडर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, एक 7 उड़ा दिया और 7 9 जा कितना होता है सर? 63। तो यहां पर रिमाइंडर आएगा सर 4, है ना। तो यहां पर इसका रिमाइंडर आ गया 4, बट मैंने ऊपर नीचे एक 7 कैंसिल किया है तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक 7 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा सर यहां पर 28 और यहां पर रिमाइंडर आया 1। तो FNF आप क्या कहलाओगे सर? सर रिमाइंडर इज 29। अब कितने लोगों को यह बात समझ में आई भाई कि पहले मैंने एक 7 कैंसिल करके 67 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 निकाला, फिर 4 मैंने आंसर नहीं दिया, पिछली क्लास में लॉजिक बताया था कि 70 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 होता है, 1 नहीं होता। 28 + 1 दैट इज 29। देख लेते हैं भाई कितने परसेंट जनता का सही जवाब है। 2 और 9 29, 62% जनता का सही जवाब है। मतलब सर ये एक बढ़िया सवाल हो गया, ठीक है। ये कैसा सवाल हो गया? बढ़िया, मतलब इसको घर पे जाकर आप रीअटेम्प्ट करोगे, इसमें मैक्सिमम जनता उलझी है। एनीबडी हैविंग एनी ट्रबल? SMJ यस, पार्टिसिपेट करें। फिर ये वाला सवाल, इसमें भी मैं आपको एक पोल करने के लिए दूंगा भाई। 45 सेकंड सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है सर। यहां पर हमने देखा था कि x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय, हमेशा डिविजिबल होता है x माइनस y, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ना दोस्तों, ध्यान से देखना, ये वाला जो नंबर है, x कौन है 2023, y कौन है 1999 मतलब 1999 और n कौन है पावर 2022। तो मतलब सर ये वाला जो नंबर है, क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज डिविजिबल बाय ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? x माइनस y। तो 2023 माइनस ये लो, और सर इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है सर मेरे ख्याल से 24, है ना। एक जोड़ोगे तो 2000 आ जाएगा प्लस 23 24। तो अगर ये पूरा नंबर 24 से डिविजिबल है तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? हां सर, क्योंकि 24 से डिविजिबल है तो 8 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। हां सर, ये स्टेटमेंट जो है इसने ट्रू बोली, बिल्कुल सही, पहली स्टेटमेंट ट्रू है सर। अब आते हैं सर दूसरी स्टेटमेंट पे, ध्यान से देखना। उसने क्या दिया हमें, एक ये एक्सप्रेशन दिया जिसमें n आ रहा है, ठीक है। चलिए, और हमें इसमें डिविजिबल लेकर आना है 144। 144 मतलब सर 12 का स्क्वायर। तो मैंने कहा 13 की पावर n है, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 13 इंटू 13 की पावर n माइनस 11 n प्लस माइनस 13। तो मैंने कहा एक बात बताओ ईमानदारी से कि मुझे इस पूरे को डिविजिबल बनाना है या डिवाइड करना है 14 से, और 13 की पावर n है, तो कितने लोगों को समझ में आता है इस 13 को हम 12 + 1 लिखेंगे और एक्सपेंड कर देंगे सर। क्या बोलती है पब्लिक? इसका एक्सपेंशन देखना सो दैट इज NC0 12 की पावर n प्लस NC1 12 की पावर n माइनस 1, ऐसे चलता जाएगा कहां तक सर?
जहां पर 12 की पावर 2 आए, तो NCn माइनस 2 12 की पावर 2 प्लस NCn माइनस 1 12 की पावर 1, और लास्ट में आएगा बेटा NCn, और बाहर लिखा हुआ है 13 और माइनस के बाद में 11n माइनस 13। ठीक है भाई, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्या ये इतना पार्ट जहां तक 12 की पावर 2 आ रही है, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये इतना पार्ट 144 से डिविजिबल है? हां सर। ये वाली वैल्यू क्या आएगी? NCn माइनस 1 इज बेसिकली सर n इंटू यहां क्या लिखा हुआ है सर 12 प्लस NCn इज बेसिकली 1। इस पूरे के बाहर क्या था सर? दैट इज 13 और माइनस के बाद में 11n माइनस 13। अब इस 13 को अंदर भेज तो 144 इंटू 13 इंटू आई प्लस ये कितना हो जाएगा सर? दैट इज 12 इंटू 13 इंटू n प्लस ये कितना हो जाएगा सर? 1 इंटू 13 दिस इज 13 माइनस 11n माइनस 13। तो ये 13 और ये 13 तो कैंसिल हो गया। इन दोनों में से आप n कॉमन ले लो, तो ये आ गया भाई 144 इंटू 13 इंटू आई प्लस, देखते रहना आराम आराम से, 12 इंटू 13 इंटू एन माइनस 11n, तो 12 इंटू 13 इंटू एन माइनस 11n। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सर, ये इतना पार्ट तो 144 से डिविजिबल है, इसकी टेंशन मत लो, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। मैंने कहा बहुत आसानी से सोचा जा सकता है, इसको सॉल्व कर लो। दैट इज 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? 6, 2 और 3 और ये लो सर 156। 156 माइनस 11 ये कितना आ गया सर? ये आ गया आपके पास में 5 4। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? हाँ 26 3 हाँ 6 5 126 माइनस 145n। ठीक है सर, ये पूरा 145n आ रहा है, और सर ये आ रहा है 144 इंटू एनी इंटीजर, है ना। अब ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने सवाल क्या पूछा? दिस इज डिविजिबल फॉर इन्फिनाइटली मैनी नेचुरल नंबर। मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आपने हमें दिया था, दैट इज 13 इंटू 13 की पावर n माइनस 11n माइनस 13, जिसको हमने ऐसे लिख लिया, वो बोल रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन n की इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए 144 से डिविजिबल है। सर इतना पार्ट तो डिविजिबल है 144 से, अगर मुझे इस पार्ट को डिविजिबल बनाना है, टू मेक इट डिविजिबल बाय, टू मेक इट डिविजिबल बाय 144, तो मैं n की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं? सर आप n की वैल्यू 144 के मल्टीपल ले लो, 144 ले लो, 144 इंटू 1 ले लो, फिर 144 इंटू 2 ले लो, क्योंकि अगर मान लो n खुद 144 से डिविजिबल हुआ या 144 का मल्टीपल हुआ, तो ये पूरा पार्ट भी 144 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये पार्ट तो 144 से डिविजिबल भी है। तो ऐसे आपको कितने नंबर्स मिले सर? इनफाइनाइट। तो वो बोल रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 144 से डिविजिबल है फॉर इनफाइनाइटली मैनी n। तो सर सही बोल रहा है बिल्कुल। तो बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। दोनों S1 और S2 आपके सही जवाब है। 44% जनता का सही जवाब है, मैक्सिमम जनता ने गलत जवाब दिया है, तो ये भी एक अच्छा सवाल हुआ। ठीक है, ये वाला सवाल देख लिए प्लीज, क्योंकि आपको शायद, है ना, आपको शायद सवाल का मतलब नहीं समझ में आया होगा कि उसने क्या बोला है। वो ये नहीं बोल रहा कि ये हमेशा 144 से डिविजिबल होगा, वो बोल रहा है ये 144 से डिविजिबल होगा n की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। हाँ सर, ये सब वैल्यूज ले लो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे बी क्राइंग इन द कॉर्नर और पता नहीं क्या है क्या है यार। एक सवाल और घर से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है, हाँ ना। ये सवाल इसलिए दिया है कि 35 जो है वो 35 में एक 7 आता है, और 2023 में भी 7 का मल्टीपल है। 2023 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 7। तो कुछ काटा पीटी करके कुछ बच्चे जवाब निकालते हैं, बट इसका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज फाइंडिंग लास्ट डिजिट या लास्ट डिजिट्स, है ना। हाँ 93 का पार्ट बी भी बता दूंगा, पहले इस लेक्चर को मुझे खत्म कर लेने दे मेरे भाई, ऐसे बीच बीच में उंगली मत कर बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी है यार, बता दूंगा, मुझे पता 93 का पार्ट 2 इज वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई बात नहीं, बता देंगे उसको भी, घबराते काहे हो। एक अब पूछ रहा है हैंड पे बैंडेज क्यों है, क्योंकि बैंडेज पे हैंड है। अबे सामने देखो बहुत ज्यादा चुलबुले बच्चे हैं। सर फाइंडिंग लास्ट डिजिट या लास्ट डिजिट्स कि जैसे ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसकी लास्ट की डिजिट बताओ मुझे क्या आएगी, या फिर आप लास्ट की 2 डिजिट्स बताओ। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जब भी आपसे ये वाली चीज पूछे तो क्रिएट ए फैक्टर ऑफ 10, क्रिएट ए फैक्टर ऑफ 10, 10 का एक फैक्टर बनाओ। अब सर 10 का फैक्टर क्यों बनाना है, हमें तो डाउट आ गया। मैंने कहा पूरी बात पहले आराम से सुन ले और फिर मेरे रास्ते को चुन ले, पहले पूरा सुन ले, ठीक है। अभी तो इसमें सवाल बहुत ही सिंपल सा है, उसने बोला कि फाइंड लास्ट डिजिट, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। तो 10 का फैक्टर बनाना है, मतलब यू शुड ट्रीट इट लाइक कि अगर मैं आपसे सवाल यह पूछता कि 3 की पावर 104 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा या उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो आप क्या बोलते हैं सर 10 का फैक्टर बनाते, यहां पर बनाते कि नहीं बनाते। तो एक बार 10 का फैक्टर बनाइए, ठीक है। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें 10 का फैक्टर बनाना है। मैंने कहा सर 3 की पावर होती है 2, दैट इज 9, 9 होता है 10 - 1, बन गया सर इसमें क्या है। मैंने कहा बस यही तो है यार, तो दिस इज 3 की पावर 2 की पावर 52, है ना। और सर ये लिखा हुआ है 9, 9 को लिख सकते हो 10 - 1 की पावर 52। अब इस पूरे को एक्सपेंड कर, एक बार एक्सपेंड कर, ठीक है सर कर देते हैं, क्या है, बन गया 10 का फैक्टर, दिख रहा है सभी को। सो दिस इज 52C0 10 की पावर 52 माइनस 52C1 10 की पावर 51 प्लस 52C2। सर कहां तक लिखोगे ऐसे चलता जाएगा। मैंने कहा देख अब बात ध्यान से सुनने वाली है, अगर तुझसे सिर्फ लास्ट डिजिट पूछे तो 10 कॉमन लो, लास्ट की 2 डिजिट पूछे तो 100 कॉमन लो, लास्ट की 3 डिजिट पूछे तो 1000 कॉमन लो। मतलब लास्ट डिजिट पूछी है सिर्फ तो 10, लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी हैं किसी भी नंबर की तो 100 कॉमन लो, लास्ट की 3 डिजिट पूछी है तो 1000 कॉमन लो। सर बात थोड़ी समझ में कम आई, मैंने कहा कोई बात नहीं घबरा मत मेरे भाई, ऐसे चलता रहता है। तो हमसे लास्ट डिजिट नहीं पूछी अभी, तो मैं आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा हूं, उसमें लास्ट डिजिट भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कहां तक लिखूं, सर जहां तक 10 की पावर 2 कॉमन आ रही हो, तो 10 की पावर 2 तो भाई यहां तक आएगी 52C50 10 की पावर 2 माइनस 52C51 10 की पावर 1 और प्लस 52C52। अब लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी है तो आपको 100 कॉमन लेना है। इसमें से कितने पार्ट में से 100 कॉमन आ रहा है, सर इतने पार्ट में से। यहां पर देखो आप ध्यान से 10 की पावर 2 है, फिर 10 की पावर 3, तो इन सब में से 100 कॉमन आ जाएगा। तो क्या मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 100 इंटू एनी इंटीजर, देखते रहना। अब माइनस के बाद में सर ये क्या लिखा हुआ है, 52C51 की वैल्यू होती है बेटा 52 इंटू 10, तो मतलब सर ये लिखा हुआ है 520। और सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है +1। मैंने कहा यार ये कोई नंबर है, दैट इज 100 इंटू एनी इंटीजर माइनस 520 +1, इन दोनों को जोड़ोगे सर ये आ जाएगा 590। और मुझे इस पूरे इंटीजर की लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए। मजेदार बात यह है, तो आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि ये इंटीजर कौन है, तो मैंने कहा इसके बगैर भी काम हो जाएगा। सोचना जरा आराम से, जब मैं किसी भी इंटीजर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर लास्ट में पक्का 2 डिजिट 0 आएंगी। हाँ सर 100%। मैंने कहा कैसे, सर एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 100 तो लास्ट की 2 डिजिट्स तो 0 होंगी। अच्छा माइनस के बाद में यहां लिखा हुआ है 519, है ना। अब हमें आगे वाला पार्ट नहीं पता, जानने की जरूरत भी नहीं है,
और आपको अब लॉजिकली ये भी क्लियर हो गया होगा कि लास्ट की 2 डिजिट जब पूछी जाती है तो 100 क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि सर इस इंटीजर की जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये 2 डिजिट आ गई यहां पर, और ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब इसको घटा दो, तो जैसे ही घटाओगे 10 - 9 सर दैट इज 1, 9 - 1 दैट इज 8। अब इसका आगे का सर हमें नहीं पता, तो आगे का तो पूछा भी नहीं था, तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या आ गई सर, दिस इज यूनिट्स प्लेस डिजिट एंड दिस इज टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा सर दैट इज 81। समझ गए? अब अगर मान लो सर आप हमसे सिर्फ लास्ट की डिजिट पूछते तो मैं सिर्फ 10 कॉमन लेता, तो सर लास्ट की डिजिट आ जाती 1। अगर मान लो इसी सवाल में मैं आपकी लास्ट की 3 डिजिट पूछूं तो आप जाओगे जहां तक 1000 कॉमन आ जाता है। इस इतने पार्ट में आप लिख सकते हो दिस इज 1000 इंटू एनी इंटीजर। अब इस पूरे की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड करो, नेगेटिव आ रहा है तो सबट्रैक्ट करो, कैरी लेकर जैसे आप करते हो। तो मेरे ख्याल से काम एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, एक छोटी सी चीज, मैंने कहा ना ये सब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये सब नंबर थ्योरी का भी पार्ट है, एंड नंबर थ्योरी इज द पार्ट ऑफ ओलंपियाड, और ओलंपियाड एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जैसे सिर्फ लास्ट डिजिट निकालने के लिए आप साइक्लिसिटी का भी यूज कर सकते हो। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, सिर्फ लास्ट डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट पूछे तो बाइनोमियल थ्योरम, लास्ट की 1 डिजिट पूछे तो साइक्लिसिटी भी यूज कर सकते हो आप, लास्ट की 3 डिजिट पूछ रहा है तो बाइनोमियल थ्योरम। तो मैंने आपको कंप्लीटली बाइनोमियल थ्योरम तो बता ही दिया। एक एडिशनल कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, जनरली वो इग्नोर करते हैं इस बात को, दैट इज जरा देखना, जब 3 की पावर 1 होता है तो नंबर क्या आता है सर, 3। अब मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूं, साथ साथ में उस नंबर की लास्ट डिजिट पूछ रहा हूं। जब 3 की पावर 2 होता है तो सर नंबर आता है 9, यही लास्ट डिजिट है। 3 की पावर 3 होता है तो सर नंबर आता है 27, लास्ट डिजिट इज 7। 3 की पावर 4 होता है तो सर नंबर आता है 81, लास्ट डिजिट इज 1। 3 की पावर 5 बताओ सर, 3 की पावर 5 में लास्ट डिजिट सर नंबर आएगा 243, लास्ट डिजिट होगा सर 3। 3 की पावर 6 में आप बोल सकते हो सर नंबर आएगा 729 और लास्ट डिजिट होगी 9। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं 3 की पावर्स बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे लास्ट डिजिट रिपीट होती हुई दिख रही है। सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करें दोस्तों, तो सर 3 की पावर 1 की जो लास्ट डिजिट होगी वही लास्ट डिजिट 3 की पावर 5 की भी है। फिर जो 3 की पावर 2 की लास्ट डिजिट है सर वही लास्ट डिजिट 3 की पावर 6 की भी है। 3 की पावर 3 की जो लास्ट डिजिट होगी सर वही डिजिट लास्ट वाली 3 की पावर 7 की होगी। सिमिलरली 3 की पावर 8 की, अब वापस यहां चला जाएगा मामला, 3 की पावर 9 की लास्ट डिजिट वही नंबर होगा जो 3 की पावर 1 का है। यहां 10, यहां 11, यहां 12, ऐसे चलता जाएगा सर। इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। मैंने नंबर्स हटा दिए हैं, ये सब जो लिखी हुई है दीज आर लास्ट डिजिट्स। ठीक है सर, एक बात बताओ, ये जो नंबर्स पावर में बैठे हैं ये किस प्रकार के हैं सर? ये नंबर्स हैं 3 की पावर में जो है 1, 5, 9, 4 का डिफरेंस है सर। मतलब सर ये सारे के सारे नंबर्स हैं 4n+1 टाइप के, है ना, 4n+1 टाइप के हैं। तो ये जो दूसरे वाले नंबर्स हैं दैट इज 2, 6, 10 जो 3 की पावर में बैठे हैं ये सारे 4n+2 टाइप के हैं। सिमिलरली सर ये वाले जो नंबर हैं 3, 7, 11 ये 4n+3 टाइप के हैं, और ये वाले जो नंबर हैं 4, 8, 12 ये सारे 4n टाइप के हैं। तो अब अगर मैं 3 की पावर में कोई भी नंबर रख दूं और मैं उस नंबर की आपसे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लास्ट डिजिट? हां सर, मैंने क्या किया यहां पर इस सवाल के हिसाब से जो अभी हमने देखा 104 लिख दिया। क्या लिख दिया? 104, है ना। तो सर 104 किस टाइप का है? 104 कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा सर? 104 जो है दैट इज ऑफ द टाइप 4n। अगर 3 की पावर में जो नंबर आपने लिखा है वो अगर 4n टाइप का है तो उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी सर। तो यहां पर आप बोल सकते हो लास्ट डिजिट इज 1। सिंपल। 3 की पावर में सर आप मान लो ऐसा लिख देते हो दैट इज 78,
तो इस नंबर का मुझे नहीं पता, बट इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो वापस नंबर का पैटर्न पहचानो सर। ये जो नंबर है ये है 4n+2 टाइप का। अब 4n+2 टाइप के नंबर्स जब पावर में बैठते हैं तो लास्ट डिजिट आती है सर 9। खेल खत्म। तो सिर्फ लास्ट डिजिट के लिए आप साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हो। साइक्लिसिटी मतलब कि साइकिल में चल रहा है सर, ये मामला रिपीट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बट ये काम सिर्फ लास्ट डिजिट के लिए वैलिड है भाई। और बाइनोमियल थ्योरम वाली चीज ये सबके लिए वैलिड है। एसएमजे लिखकर भेजिएगा अगर बात समझ में आई तो। क्लियर है? बोलो। हाँ, तो इसीलिए आप 47 की पावर 193 की लास्ट डिजिट बताइएगा प्लीज। ठीक है, हाँ है ना। दिस इज योर डिब्बी नंबर ए। ठीक है। अब सर बाइनोमियल का यूज करवाना है तो वो ऑब्वियसली लास्ट 2 डिजिट्स की बात करेगा। जेई मेंस 2024 में पूछा गया सवाल कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। हमें 10 का फैक्टर क्रिएट करना है सर। 10 का फैक्टर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ। 1919 को हम क्या लिख देंगे सर, दैट इज 1920 -1 की पावर 1919। बस लास्ट की 2 डिजिट पूछिए तो 100। शुरू हो जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। 100 कॉमन लेना है तो शुरू हो गया सर। ये बन गया 10 का फैक्टर। तो जब मैं इसमें लिखूंगा तो 1919 C0 1920 की पावर 1919, फिर -1919 C1 1920 की पावर 1918, ऐसे चलता जाएगा। 100 कहां तक कॉमन आएगा भाई? 19, देखते रहना। 1919 C कहां तक? 1917। तो ये आ जाएगा 1920 की पावर 2, और यहां पर 7 है तो सर यहां -1। फिर ये आएगा सर 1919 C 1918 और 1920 की पावर 1, और लास्ट में 1919 C 1919। ठीक है, आराम से देखो। इसने लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी है तो मुझे 100 का फैक्टर बनाना है। मतलब इस इतने पार्ट में से 100 कॉमन आ रहा है सर, दिख रहा है सबको? बिकॉज इसका लास्ट प्लेस अगर 0 है, उसका स्क्वायर करोगे तो इसमें 100 आएगा 100%। ठीक है, तो सर इसमें अगर 100 आएगा तो क्या मैं इसको 100 इंटू एनी इंटीजर लिख दूं? अब भाई साहब प्लस के बाद में यहां जो नंबर लिखा हुआ है 19 NC n-1, तो ये हो जाएगा 1919 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला नंबर है 1920, और माइनस के बाद में सर ये वाला नंबर है दैट इज 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और -1। शुरू हो जाओ फटाफट। तो सर 1919, इसमें भी मुझे लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए बस। ठीक है, तो 1919 को मैं 1920 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 0000, 9 इंटू 2 18, 2 और 1 3, फिर 9 इंटू 2 18, 2 और 1 3। फिर यहां पर आ जाएगा सर कितना? 9 9 जा 81, 9 और 8 17। मुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर ये आएगा 0, ये आएगा 8 और ये कुछ आएगा। तो ये नंबर आ रहा है सर कितना? सम नंबर इंटू 80 -1 प्लस सम नंबर इसके लास्ट में 00। ठीक है, हाँ ना? ठीक है भाई, चलिए। तो सर इसमें से ये घटाओगे अगर आप, तो इस पूरे नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी भाई? ऑब्वियसली सर 7 9 और ये लो, प्लस सम नंबर लास्ट की 2 डिजिट सर ये रही 0। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 100% सर लास्ट की 2 डिजिट्स तो 7 9 ही रहेगी, उसके आगे का नहीं पता। अब 9 इंटू 7 लास्ट की 2 डिजिट्स का उसने मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो फाइनल आंसर इज 63। इतना कैलकुलेट करने के बाद में भी कुछ बच्चों ने गलती कर दी थी, उन्होंने आंसर 79 ही टिक कर दिया। बट ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, है ना? प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स पूछा है, मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन पूछा है।
तो 7 इंटू 9 दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 63 बोलना है। कितने लोगों को बात समझ में आया? एसएमजे लिखकर भेजो। हाँ, इसमें 69 या 79 आपको फिल करके नहीं आना था। ठीक है, अब आते हैं सर हम अगले पार्ट पर। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, थोड़ा सा रटने वाला ज्यादा है। रटने वाला मतलब जैसे आप कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट याद करते हो, वैसे इसके स्टेप्स याद कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको लिख के बोलूंगा कि रिमेंबर एज रिजल्ट क्या, इसके स्टेप्स, कि क्योंकि इसमें रटा रटाया काम करना होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है बेटा? रटा रटाया काम है। धीरे धीरे सीख जाओगे, 2-3 सवाल करेंगे इतने में, और हर एक चीज को मैं आपको एकदम एक्सप्लेनेटरी मोड में बताने वाला हूं। वो क्या बोल रहा है, पहले सवाल समझो कि सर, अच्छा आई होप आपको ये चीज पता होगी। जैसे 2.78 लिखता हूं तो सर एक होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सर ये इसका इंटीग्रल पार्ट है दैट इज 2 और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 0.78। तो ये 2.78 कहलाता है ना? तो ये कोई नंबर है जिसका इंटीग्रल पार्ट ये है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है। इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करते हो और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो। ठीक है ना? क्या ये बात क्लियर है? तो अब क्या होगा सर, हमें एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया दैट इज √2 + 1। बहुत बड़ा तो नहीं, इसका बोल रहा है कि इंटीग्रल पार्ट बताओ। इंटीग्रल पार्ट बताओ मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इर्रेशनल वैल्यू है ऑब्वियसली, इसकी पावर 6। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा वो बताइए। तो ठीक है सर, फिर फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में भी कुछ जानकारी मानी है। तो आई पूछो या फिर वो आई को ऐसे भी पूछ सकता है बॉक्स के अंदर, दैट इज √2 + 1 की पावर 6। और ये बॉक्स कौन सा है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है। ठीक है, क्या करना होता है, जो भी एक्सपेंशन आपको दे रखा है उसका कॉन्जुगेट एक्सपेंशन आप खुद कंसीडर करो। मतलब सर, मैंने का मतलब बताता हूं, देख। कॉन्जुगेट एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि तुझे दे रखा है कि √2 + 1 की पावर 6। आई और एफ बाद में देखेंगे। ये तुझे दे रखा है, इसका एक्सपेंशन एक बार देख क्या होगा। सर ये हो जाएगा 6C0 √2 की पावर 6, फिर 6C1 √2 की पावर 5, फिर 6C2 √2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। ये एक्सप्रेशन तो आपको सवाल में दे रखा था, इसका नेगेटिव वाला खुद कंसीडर करो। मतलब अगर आपको सवाल में a + b की पावर n दे रखा है तो आप a - b की पावर n पिक्चर में खुद लेकर आओगे। अगर a - b की पावर n दे रखा है तो a + b की पावर n आप पिक्चर में लेकर आओगे। तो ठीक है सर, हमने क्या किया, √2 - 1 की पावर 6 ये पिक्चर में मैं खुद लेकर आया। पहला स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। जो भी एक्सपेंशन हमें दे रखा होगा, पॉजिटिव वाला दे रखा है, बीच में प्लस साइन है तो हम माइनस वाला मान लेंगे, और माइनस वाला दे रखा है तो हम प्लस वाला मान लेंगे। एक बार इसके वर्टिकली नीचे इसका एक्सपेंशन लिखो इसका। तो सर ये आएगा 6C0 √2 की पावर 6 माइनस 6C1 √2 की पावर 5, फिर 6C2 √2 की पावर 4, और फिर अगली टर्म नेगेटिव। ठीक है, ये गिवन, ये हमने खुद माना। अब इस मोड पे खड़े होकर आपको एक डिसीजन लेना है। वो डिसीजन किस बेसिस पर है कि आप इन दोनों एक्सपेंशंस को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। वो थॉट आपको लगाना है किस बेसिस पर कि इस तरफ इंटीजर बचना चाहिए। क्या है, वापस सुन लो, कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखने के बाद में या तो एडिशन किया जाता है या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। वो सर क्या सोच के किया जाता है कि भाई साहब राइट साइड में इंटीजर बचना चाहिए। तो आपको दिख रहा है सर √2 की पावर 6 इज एन इंटीग्रल क्वांटिटी। √2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3। सर √2 की पावर 5 इरेशनल होती है। √2 की पावर 4 ये फिर से इंटीजर है क्योंकि ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो जोड़ने पर इंटीजर आ रहा है कि घटाने पर? तो सर ये इरेशनल टर्म्स हैं, ये जोड़ने पर गायब होंगी। तो अब की बार मैंने क्या कर दिया, सीधा सीधा बोला कि भाई दोनों को ऐड कर दो।
अब कुछ बच्चे इस चीज को रट लेते हैं कि सर हमेशा ऐड ही किया जाता है, तो मैंने कहा घबरा मत, ये गणित है भाई, घबरा मत, ये गणित है। एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन वाला भी करवाऊंगा, घबरा मत। और वैसे ही अगर ये √2 सेकंड प्लेस पे होता ना, तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस बताया कि इस तरफ इंटीजर आना चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो √2 + 1 की पावर 6 और √2 - 1 की पावर 6, इस तरफ देखना क्या हुआ सर, जिसकी वजह से टर्म इररेशनल बन रही थी वो सारे गायब हो गए। ये सारी टर्म्स इंटीजर है, मतलब रैशनल है, आप बोल सकते हो। तो सर ये कितना आ जाएगा, 6c0 √2 की पावर 6 इज बेसिकली 2 की पावर 3, फिर आएगा 6c2 √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2, फिर आएगा सर 6c4 √2 की पावर 2 मतलब सर दैट इज 2 की पावर 1, और लास्ट में आएगा सर 6c6 √2 की पावर 0। ये टर्म आ गया सर, यहां तक क्लियर है सर? यहां तक तो क्लियर है, बट सर उसका इंटीग्रल पार्ट तो अभी भी नहीं निकला। मैंने कहा घबरा मत, एक घबराता बहुत जल्दी है और इतनी जल्दी हाई हप्पू हाई हप्पू हाई हाई करने लगता है कि मुझे भी डाउट हो जाता है कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सुन ले आराम से, ठीक है। यहां तक की कहानी सर क्लियर होगी कि हमने इन दोनों एक्सपेंशंस को ऐड किया ऑन द बेसिस ऑफ द थॉट कि राइट हैंड साइड वाला हमारा इंटीजर बनना चाहिए। बन रहा है इंटीजर सर, ये पूरा इंटीग्रल क्वांटिटी है, देख लो चाहो तो। ये पूरा का पूरा क्या है सर, दिस इज एन इंटीजर। वापस से स्टेप 1 कि जो एक्सपेंशन दे रखा हो उसका कॉन्जुगेट वाला पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव वाला एक्सपेंड करो, और नेगेटिव वाला दे रखा है तो पॉजिटिव वाला एक्सपेंड करो। उसके बेसिस पे बाद में आपको ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे कि राइट हैंड साइड इंटीजर बने। ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए सर। अब आती है तीसरी बात, सर आपने इसको क्या बोला, इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ये बहुत बड़ा कोई नंबर होगा, कुछ इंटीग्रल पार्ट तो होगा ही होगा, प्लस इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। ये आपने खुद दे रखा है सवाल में कि भाई ये जो इंसान है इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है सर, ये तो पिक्चर में हम लेकर आए हैं, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए जी बोल दो, बस ऐसे ही कोई भी नंबर बोल दो, एन बोल दे, एम बोल दे, जो भी बोलना है। ठीक है, मैंने कहा यार इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे, इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू? हाँ सर बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली 6c0 इज 1, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 6c2 6 5/2 15, 15 इंटू 4 सर ये होता है 6c2 अगेन सर, ये 15 इंटू 2 प्लस 1 सर, ये लिखा हुआ है 30, 15 इंटू 4 60, और 8 और 1 9, तो सर ये आ गया 99 इंटू 2 सर दैट इज 18, तो सर ये पूरा का पूरा 198 आ रहा है। ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, 198। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अरे इसको तो आपने दे ही रखा था, इसको मैंने जी बोल दिया, अब ये मत बोलना जी कौन है, अरे इसकी वैल्यू जी है। अब यहां से एक बहुत ही बेसिक सी बात, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना भाई। ऐसे ही एक यहां पर एग्जांपल बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 7, यहां लिखा हुआ है F प्लस G, यहां पर लिखा हुआ है मान लो 198, या फिर यहां पर लिखा हुआ है 17। सर ये एक इंटीग्रल क्वांटिटी है और इस तरफ एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, क्या मैं ये बोल सकता हूं F प्लस G की वैल्यू भी एक इंटीजर होगी? F प्लस G की वैल्यू भी एक इंटीजर होगी। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि हां सर F प्लस G इज ऑल्सो एन इंटीजर? सर लॉजिक, और मैंने कहा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इस इंटीजर को इधर ले जाकर घटाएगा तो 198 माइनस एनी इंटीजर, तो सर F प्लस G इज एन इंटीजर। इन दोनों का सम एक इंटीजर आएगा। ठीक है ना? अब किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से छोटा या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नोट, ये आप नोट भी कर लो और इसको रट भी लेना कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 से छोटा या 0 से बड़ा होता है। मतलब कभी भी वो आपको फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेगा तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये बात हमेशा सत्य है
किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने आपसे पहले भी ये सब सवाल पूछे हैं कि भैया व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लेट्स से 11.72, तो सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का मतलब हो गया 11.72 माइनस इस नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाओ, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.72, 1 से छोटा है। सर जीरो किस केस में आएगा? जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछते हो तो जीरो आता है, इस वजह से जीरो पर इक्वलिटी है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात हमारी एकदम क्लियर हो गई। और जो आप सवाल में जी मानोगे ना, जी है ना, जो कॉन्जुगेट आप लेकर आए हो, ठीक है, या फिर दूसरा पार्ट आप जो लेकर आए हो, दूसरा पार्ट जो आप लेकर आए हो, इसका मतलब समझ जाओगे ना। ये जो जी है ये मैं ही तो लेकर आया हूं, सवाल में तो थोड़ी था, ये देखो दिस इज जी। तो जो दूसरा पार्ट लेकर आए हो वो भी 1 से छोटा होगा। देख ले, यहां पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्योंकि ये सवाल बनते ही इस बेसिस पर है। ये सवाल जो है ये बनते ही इस बेसिस पर है कि वो दूसरे वाला पार्ट भी 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, हाँ है ना, तुम सवाल बनाने वाली कैटेगरी में मत जाओ। क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि √2 - 1 की पावर 6 ये भी 0 और 1 के बीच में है ना? यहां पे आराम से देख ले बेटा, √2 - 1 की पावर 6, सर ये होता है 1.414, तो बेसिकली दिस इज 0.414 की पावर 6। हाँ सर, ये नंबर 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो ये जो दूसरा पार्ट आप लेकर आओगे ये भी 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट आप लेकर आओगे वो भी है। अब मैंने कहा मुझे f प्लस जी चाहिए। क्या चाहिए? f प्लस जी। तो जब जब आपको f प्लस जी चाहिएगा तो इन दोनों को ऐड कर दो कि f 1 से छोटा और 0 से बड़ा, और g जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा, सर यहां पर दोनों 2 से छोटे और इनका एडिशन 0 से बड़ा। ये फ्रैक्शनल पार्ट तो चलो 0 हो भी सकता है, बट ये g कभी 0 होगा नहीं। तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी आएगी और 2 से छोटी आएगी। और कुछ कुछ सवाल जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़े राइट हैंड साइड में इंटीजर बनाने के लिए, तो जब अगर मान लो, वो भी काम यहीं पे बता देता हूं कि अगर आप इसको घटाते तो यहां आता माइनस साइन, यहां आता माइनस साइन, मतलब सर यहां माइनस साइन, यहां माइनस साइन। तो f माइनस जी भी इंटीजर ही बोलते, बट f माइनस जी की रेंज क्या होती? तो यहां पर आप मुझे f माइनस जी भी बताओ कि अगर f 0 से 1 है और g 0 से 1 है तो f प्लस जी 0 से 2, f माइनस जी क्या होगा? तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, तो 0 से बड़ा 0 से छोटा। मैंने कहा नहीं, इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन में ऐड की जा सकती है, सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। तो f माइनस जी बनाने का तरीका क्या है सर? f को तो ऐसे ही रहने दो, इस पूरे को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये आ जाएगा -1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब दोनों को ऐड कर दो तो f माइनस जी जो है वो 1 और -1 के बीच में होगा। अब इसको चाहो तो आप रट लो। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उसमें यू कैन यूज दिस एज ए रिजल्ट डायरेक्टली, कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 और 0 के बीच में होता है, जो कंपोनेंट हम मान के लाएंगे वो पक्का 1 और 0 के बीच में होगा। मैं हर सवाल में आपको चेक करवा दूंगा। सर 1 से बड़ा हो जाए तो मैंने कहा सवाल बनाने वाले पार्ट पे मत जा भाई तू, जितने भी सवाल तेरे सामने आएंगे और जितने भी सवाल इस टॉपिक के बनाए जाते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही होते हैं, घबरा मत। बोले ठीक है सर, f प्लस जी हमेशा 0 से 2 के बीच में, f माइनस जी -1 से 1 के बीच में। ये वो चीज है जो आपको हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी इस चीज की, दिस इज रिक्वायर्ड पार्ट, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आओ अपने वापस उस कहानी पर। f प्लस जी एक इंटीजर है और हमने अभी भी पता किया कि सर f प्लस जी 0 और 2 के बीच में है। कैसे पता चला सर? ये रहा। अब इन दोनों बातों को एक साथ पढ़ना जरा, कि 0 और 2 के बीच में साथ में एक इंटीजर है, तो ये कौन सा इंटीजर होगा सर? 0 और 2 के बीच में भी होना चाहिए और एक इंटीजर भी होना चाहिए, दैट मीन सर पक्का ये 1 ही होगा। तो f प्लस जी इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है i, ये लिखा हुआ है सर 198। तो सर यहां से i की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 इधर जाएगा, दैट इज 197।
इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट है जी 197। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट कितना है 197। आई की वैल्यू आगे देखो। अब इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट 197 है, तो सर ये कैसे करें? मैंने कहा आजा इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो आपने एक रिलेशन हमें बताया कि इन दोनों के बीच में है और साथ में एक इंटीजर है, तो मतलब सर f प्लस जी क्या है 1 है। इसका मतलब g क्या है 1 माइनस एफ है। ठीक है सर, इसको भी ध्यान देंगे। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं दूसरे पार्ट पे चल रहा हूं। अब यहां पर हल्की सी मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है। √2 प्लस 1 की पावर 6, इसको आपने बोला था i प्लस एफ। इसका दूसरे वाला पार्ट जो पिक्चर में आप लेकर आए उसको आपने बोला था g। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरा। इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 1 की पावर 6 आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा i प्लस एफ इंटू जी। अब सर इस पूरे पिक्चर में से आप g को भी हटा दो, i को भी हटा दो। मैंने कहा ठीक है सर, ये लिखा हुआ है 1 क्योंकि 1 की पावर 6, i कितना है 197। सर ये कितना है, ये है f। g की वैल्यू क्या है सर, g की वैल्यू है 1 माइनस एफ। चलिए अब यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। तो सर जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बराबर दिस इज 197 प्लस एफ, माइनस एफ जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 197 एफ माइनस एफ स्क्वायर। अब एक काम करो, इस टर्म को भी उधर, इन दोनों का एडिशन भी उधर, तो ये आ जाएगा सर एफ स्क्वायर। इन दोनों का एडिशन माइनस 196 एफ, तो उधर जाएगा तो प्लस 196 एफ, और ये इधर आएगा तो सर ये कितना आ जाएगा, दिस इज 196। तो सर एफ स्क्वायर प्लस 196 एफ की वैल्यू उसने पूछी है, तो सर दैट इज नथिंग बट दिस इज 196 है ना। रटा रटाया पार्ट। अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम की आपको समरी दूं, क्योंकि अगला सवाल आपको खुद करना है, तो समरी क्या है भाई, a प्लस बी की पावर n आपको दे रखी होगी जिसके i और f की बात करेगा। प्लस दे रखा हो तो माइनस वाला आप ले आना। ठीक है, और माइनस दे रखा हो तो प्लस वाला ले आना। ठीक है, फिर सर इनको या तो आप ऐड करोगे या फिर आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे। सर ये डिसीजन किस बेसिस पे लेना है कि राइट हैंड साइड में इंटीजर बचना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किया ऐड तो आपके पास में कहानी आगे चलकर मिलने वाली है आपको f प्लस जी बराबर 1। मतलब f प्लस जी एक इंटीजर होगा, f प्लस जी 0 2 के बीच में होगा, तो ये सारी कहानियां आपको लेकर जाएगी इस कहानी की ओर कि f प्लस जी 1 होगा। अगर आपने कभी कर दिया सबट्रैक्ट तो इस केस में आपको मिलेगा आगे चलकर f माइनस जी बराबर एक इंटीजर, और f माइनस जी की जो रेंज आ रही है वो 1 और माइनस 1 के बीच में आ रही है। इंटीजर भी है और माइनस 1 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब f माइनस जी 0 है, मतलब f और g बराबर है। ठीक है, समरी सुन लो। तो या तो आपको इस रिजल्ट का यूज करना है प्रोवाइडेड आपने ऐड किया हो, या फिर आपको इस रिजल्ट का यूज करना है प्रोवाइडेड आपने सबट्रैक्शन किया हो। सर ये दोनों बराबर कैसे हो गए भाई, f माइनस जी इंटीजर भी है और f माइनस जी माइनस 1 और 1 के बीच में भी है, तो माइनस 1 और 1 के बीच में एक ही इंटीजर होता है दैट इज 0। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद में क्या करना है, मैंने कहा उसके बाद में कुछ नहीं, एक फाइनल स्टेप बचता है, इन दोनों को फाइनली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, बस खेल खत्म। ठीक है, और ये जो आपने f प्लस जी की वैल्यू निकाली है, f माइनस जी की वैल्यू निकाली है, ये आप उस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर दो जहां पर भी f माइनस जी बन रहा है, जहां पर भी f प्लस जी बन रहा है। सर थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया, तो मैंने कहा ले अगला सवाल। 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, इसका इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट है। i कोई नेचुरल नंबर है, n भी एक नेचुरल नंबर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका जो है वो 0 और 1 के बीच में है। आपको उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में ये रिलेशन प्रूव करना है। एक आपको दे रखा है, एक आपको मानना है। ठीक है, अब की बार i की वैल्यू पूछी नहीं है उसने, तो मैंने कहा देख भाई 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n ये दे रखा है मुझे, इसका एक्सपेंशन लिख जल्दी से।
तो सर ये आ जाएगा NC0 5 की पावर n, फिर NC1 5 की पावर n-1 2 रूट 6 की पावर 1, फिर NC2 5 की पावर n-2 2 रूट 6 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा सर, ये बहुत सारी टर्म्स आएंगी। तो मैंने कहा अब की बार तुझे प्लस वाला दे रखा है तो फिर से सर माइनस वाला खुद मान लेंगे, हमारी क्या है। तो हमने क्या किया 5 - 2 रूट 6 हमने मान लिया। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा भाई, NC0 5 की पावर n माइनस NC1 5 की पावर n-1 2 रूट 6 की पावर 1 प्लस NC2 5 की पावर n-2 और 2 रूट 6 की पावर 2, फिर अगली टर्म फिर से नेगेटिव, ऐसे। तो एक आपने दे रखा था, एक हमने खुद मान लिया, ठीक है। और जिसको आपने माना है खुद वही जी है, ठीक है। अब जो मैंने कहा था डिसीजन आपको लेना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो सर इस तरफ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोवाइडेड कि इस तरफ वाली चीज इंटीजर बचे। तो सर इसको पूरे को अगर इररेशनल कोई चीज बना रही है तो वो कौन है, दैट इज रूट 6। अब सर इसमें रूट 6 नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि रूट 6 की इवन पावर है। तो रूट की इवन पावर मतलब सर वो एक इंटीग्रल क्वांटिटी है, तो सर ऐड कर दो। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर इसमें रूट 6 की पावर 1, इसमें भी रूट 6 की पावर 1, ये इररेशनल टर्म है, जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, बिकॉज रूट 6 की पावर है 2 एंड दैट इज 6, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बेसिकली सर अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड, ठीक है भाई, देखता जा। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा सर 5 + 2 रूट 6 की पावर n प्लस 5 - 2 रूट 6 की पावर n, यहां पर आएगा सर 2 टाइम्स बेसिकली NC0 5 की पावर n प्लस NC2 5 की पावर n-2 2 रूट 6 की पावर 2। इसमें आपको कहीं पर भी कोई इररेशनल टर्म नहीं दिखाई देगी, जो दिख रही है उस पर इवन पावर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा एक इंटीजर है? हाँ सर ऑब्वियसली, ये पूरा क्या है सर, ये पूरा एक इंटीजर है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 2। मैंने कहा ठीक है, इसी का ही आप इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे थे, और इस पूरे को आपने बोला है तो ये है जी, ठीक है। अब हमें वो रिलेशन शो करना है, फिर भी मैं आपकी मन की शांति के लिए प्रूव कर देता हूं। ये वापस जी जो है ये 1 से छोटा और 0 के बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि 5 - 2 रूट 6 इसका स्क्वायर होता है 25, इसका स्क्वायर होता है 24। तो ये नंबर जो पूरा का पूरा नंबर है ये 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे नंबर की पावर आप बढ़ाते जाओगे तो वो 1 से छोटा ही रहता है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो नहीं समझ में आया कि 5 - 2 रूट 6 1 से छोटा है कि नहीं। तो मैंने कहा मान के देख ले, तुझे यही डाउट है ना, अब इसको चेक कर कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर सर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। ये 1 इधर आया, 5 - 1 4, ये इधर गया तो ये, अगर ये ट्रू है तो इनका दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू होना चाहिए। हां सर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये है पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी अगर 0 और 1 के बीच में है, अब भाई साहब इसका आप पावर 2 रखो, पावर 3 रखो, पावर 4 रखो, बहुत बड़ी पावर रेज करोगे तो ये नंबर और छोटा होता जाएगा। 1 से छोटे नंबर की पावर बढ़ाते हो तो वो और छोटा होता जाता है। दैट मीन्स सर 100% दिस क्वांटिटी जी इज बिटवीन 0 एंड 1। अब मैंने आपको बोला था कि f + g जहां बने वहां पर आप 1 रख सकते हो। ये आ गया सर i, और ये आ गया 2 टाइम्स कोई इंटीजर i1 बोल देता हूं, ठीक है। ठीक है जी। बट सर हमें तो वो वाला रिजल्ट प्रूव करना है। मैंने कहा हाँ यार वो बात तो सही है। तो अभी भी एक चीज बच गई, दैट इज आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना, और इस रिजल्ट को यूज करेंगे f + g इज 1। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि i + f जिसको आप 5 + 2 रूट 6 की पावर n बोल रहे हो, और g जिसको आपने खुद माना 5 - 2 रूट 6 की पावर n, अगर मैं इन दोनों को कर दूं क्या मल्टीप्लाई, तो i + f इंटू g, ये दोनों ब्रैकेट्स की पावर सेम है तो डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। a + b इंटू a - b दैट इज a स्क्वायर, वो आएगा 25 माइनस b स्क्वायर दैट इज 24। सर ये आएगा 1 की पावर n, और 1 की पावर n 1 ही होता है। तो मतलब सर आप यहां से ये बोल सकते हो कि i + f जो है वो 1/g के बराबर आ गया।
अच्छा, और f प्लस जी किसके बराबर है सर? f प्लस जी 1 के बराबर है। g की जगह आप क्या रख सकते हो सर? 1 माइनस एफ। तो इस g की जगह मैंने रखा 1 माइनस एफ, और ये वाला f इस तरफ ले आया तो दैट इज माइनस एफ, और सर ये लो इसका इंटीग्रल पार्ट। है ना? बताओ भाई, कोई बात कर रही है परेशान, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो बताइएगा मुझे। बोलो बोलो, क्लियर है? अगला सवाल दू, खुद कर लोगे? जल्दी से बताओ, क्योंकि ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है भाई, और मेरे टाइम पे भी मतलब जब हम पढ़े थे पता नहीं क्या करना है भाई समझ नहीं आ रहा कि ये रटी रटाई चीज है, रटी रटाई। समझ में? मैंने क्यों बोला इसको सब शुरू में ही जब टॉपिक स्टार्ट किया कि रार है भाई, रार है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है सर। ले फिर एक और कॉन्सेप्ट ये ले, हाथ आजमाओ इस पे। अगला अगला, एक पूछा सर ये बता दो कि f प्लस जी 1 कैसे हुआ? अरे एनालिसिस थोड़ा सा यार, कि f और g दोनों 0 और 1 के बीच में है, दोनों का एडिशन 0 और 2 के बीच में होगा, और f प्लस जी होना चाहिए इंटीजर। तो 0 से लेकर 2 हॉलो सर्कल, 0 से लेकर 2 हॉलो सर्कल, रास्ते में एक ही इंटीजर पड़ता है बेटा। ठीक है, चलिए। रॉन्ग इन बुक सही कर ले, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी होगी भाई। रॉन्ग इन बुक है तो तू सही कर ले। अब बुक में है कहां भाई? तुम वो किताब खोले बैठे रहते हो क्या? शाबाश। तो सीखेगा कब भाई खुद? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? एक बार देखना जरा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू भाई, आई की वैल्यू 197 आ रही है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 197 प्लस एफ माइनस 197 एफ, बिल्कुल सही। इन दोनों का एडिशन ये इधर गया, बिल्कुल सही। और ये 198 नहीं है भाई, वहां पे 198 लिखा है शायद, है ना? वो 190 उसने 7 ही लिख दिया, 196 होगा वो। पेज नंबर 163 पर इस सवाल का जवाब उसने 196 दे रखा है। यहां पर आंसर 196 बुक में 197 दे रखा है, उसको 196 कर लीजिए। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आप खुद कर लेंगे। एक पूछ रहे ये जेई के लिए है क्या? और बेटा हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक अब जाएगा बोला सर इसमें कॉट का ग्राफ भी गलत है, दो तीन जगह जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सही करते रहिए प्लीज आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करके आइएगा ट्राई। ये वो वाला चीज है जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है हाँ, फिर फटाफट इस सवाल को सोचो। इस पे मैं आपको एक टाइमलेस पोल सिंगल करेक्ट दे रहा हूं, जल्दी से सोचो क्या है। हम्म, कौन बनेगा चैंपियन? अबे जल्दी से, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है हमारा, उसको भी आज कंप्लीट करना है भाई। अबे डिब्बी डिस्कशन भी दे दूंगा भाई, तुम मेरे इतना पीछे क्यों पड़े हो यार? क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? क्या इतना बुरा हूं मैं मां? यूं तो मैं घबरा जाता हूं। चलिए,
समझने और सुनने वाली बात यह है दोस्तों, अब ये पोल कहां से, अरे यार ए है आंसर। अब इसकी चैट भी ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही है। कौन सा इवन है कौन सा ऑड है? अरे यार एक बात बता, मतलब 8√3 प्लस 13 की पावर 13 है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 13C0 8√3 की पावर 13 प्लस 13C1 8√3 की पावर कितना आ जाएगा 12 इंटू 13 की पावर 1 प्लस 13C2 8√3 की पावर आ जाएगा 11 और 13 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। अगर आपको एक एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो सर एक सवाल के बारे में सोचते हैं, इसका नेगेटिव वाला हमने कंसीडर किया, तो सर ये कितना आ जाएगा 13C0 8√3 की पावर 13 माइनस 13C1 8√3 की पावर 12 13 की पावर 1 प्लस 13C2 ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि राइट हैंड साइड पे एक इंटीजर बने? तो अगर आपने ऐड किया तो √3 की पावर जो है वो 13 है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, जल्दी से देखकर बताइए प्लीज, कि इस तरफ इंटीजर बचे। तो सर अब की बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी इररेशनल है और ये वाली क्वांटिटी भी इररेशनल है, इनको गायब करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो इस तरफ आ जाएगा 8√3 प्लस 13 की पावर 13 8√3 माइनस 13 की पावर 13, और इस तरफ 2 टाइम्स क्या बन जाएगा भाई, ये वाली टर्म गई, ये बचेगा 13C1 8√3 की पावर 12 13 की पावर 1 फिर 13C3 8√3 की पावर 10 और 13 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। नो नीड टू से कि ये एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय सर ये रहा एक 2। अच्छा, इसका एक इंटीग्रल पार्ट है और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये वो क्वांटिटी है जो आप खुद मान के लाए हो। और बीच में यहां पर सर सब्ट्रैक्ट किया है तो यहां माइनस आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सब्ट्रैक्ट किया है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये जो आपने खुद माना ये f माइनस जी है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया सर? सर ये वाला पार्ट 0 होगा, f माइनस जी इज 0, है ना, बता रखा है। f माइनस जी जब भी बने तो f माइनस जी 0 होगा। अच्छा, f माइनस जी अगर 0 होगा, अच्छा इसी को ही इंटीग्रल पार्ट बोल रहे थे हम, तो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है 2 टाइम्स इंटू एनी इंटीजर, 2 टाइम्स इंटू एनी इंटीजर, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x का इंटीग्रल पार्ट आ रहा है 2 टाइम्स एनी इंटीजर, तो पक्का सर ये एक इवन नंबर होगा, है ना, ये क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो भाई साहब अगर ये हमारे पास में इवन है, सिमिलरली इस केस को भी इमेजिन करो, इस केस में भी सब्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला पार्ट भी इवन होगा, तो इवन प्लस इवन दोनों क्या हो जाएंगे, इवन, है ना। कैसा लगा? x प्लस वाई इवन नहीं भाई, दोनों का जो इंटीग्रल पार्ट है वो इवन आएगा। खुद सोच के देखो, क्यों? क्योंकि इसमें भी सब्ट्रैक्शन ही होगा। इसका एक्सपेंशन लिख, फिर 7√2 माइनस 9 की पावर 9 वाला एक्सपेंशन उसके नीचे लिख, रूट वाली टर्म्स को गायब करने के लिए तुझे दोनों को घटाना पड़ेगा, फिर से f माइनस जी बनेगा, वो 0 हो जाएगा। इस तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन एक इवन नंबर आएगा, है ना। कैसा लगा? 66% जनता का सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए
अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। व्हेन आई से इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है पावर। अब तक आपने जितने भी एक्सपेंशन देखे जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, बाइनोमियल मतलब दो के लिए a प्लस बी की पावर n, अब तक इस n पे कंस्ट्रेंट क्या था? इस n पे कंस्ट्रेंट था कि सर ये सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। व्हेन आई से एनी, तो एनी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, एनी का मतलब है कि सर इंडेक्स मतलब पावर। अब क्या क्या हो सकती है? या तो रैशनल नंबर हो सकती है, या फिर नेगेटिव इंटीजर भी चलेगी। ठीक है, तो एनी में यहां पर सिर्फ दो ही ऑप्शंस इंक्लूड किए गए हैं कि अब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम उस चीज के लिए सीख रहे हैं जब पावर में या तो रैशनल नंबर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, है ना, नेगेटिव इंटीजर हो तो नेचुरल नंबर तो हट ही गए। अब मतलब इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि हां सर 1 - x या 1 + x की पावर 5/4 रैशनल नंबर हो गया। 1 - 7x की पावर -2 ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। नेगेटिव रैशनल नंबर भी ले सकते हो, 1 + 5/x की पावर -3/2। ठीक है, पावर्स दिखाई दी आपको? सर इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम इस प्रकार की पावर्स के लिए एक्सपेंशन सीख रहे। तो कुछ नहीं, गेम वही है, एक्सपेंशन वही है, बस थोड़े बहुत दो चार चेंजेस करने हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते थे कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये बताओ। सर ये होता है NC0, अगर n नेचुरल नंबर हो तब पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। फिर होता है सर, ये होता है NC1x, फिर NC2x², फिर NC3x³, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमें एक्सपेंशन ऑलरेडी पता है। मैंने कहा NC0 की वैल्यू क्या होती है? सर NC0 की वैल्यू होती है 1। NC1 की वैल्यू क्या होती है? सर दैट इज n। अच्छा, NC2 की वैल्यू क्या होती है? सर दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस n को लिखोगे n(n-1) इंटू n-2 का फैक्टोरियल, तो ये और ये गया तो n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप यहां पर लिख सकते हो सर दिस इज n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली NC3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और साथ में x³। ठीक है, हाँ है ना, तो वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, हाँ है ना, वही तो लिखा है। बस आपने सर वो क्या किया, NC0 और उन सब टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख दिया। मैंने कहा बस। ठीक है, ठीक है ना। मतलब NC0 की जगह आपने सर 1 लिख दिया, NC1 की जगह आपने n लिख दिया, NC2 की जगह आपने n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये जो है ये बन गया बेटा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। सर हैं? मैंने कहा हाँ। ये जो n यहां प्रेजेंट है, दिस n कैन बी ए रैशनल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, दोनों हो सकता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कहां से आया? सर अगर n रैशनल नंबर हुआ तो आपको मतलब इसको याद रखने का तरीका है। बेसिकली ये जो सीरीज जहां से आई है, अगेन दिस इज फ्रॉम मैक्लॉरेन एंड टेलर सीरीज। ठीक है, सभी सीरीज का जो बोलते हैं ना बाप ऑफ ऑल द सीरीज है, वो मैक्लॉरेन और टेलर सीरीज ही है। ठीक है, फिर सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है इनफाइनाइट। ठीक है सर, ये सीरीज मैंने जानबूझ के तुम्हारे सामने इसलिए ऐसे लिखी ताकि तुम्हें याद करने में कोई दिक्कत ना हो कि सर ये NC0 लिखा हुआ है, ये NC1 का एक्सपेंशन मतलब सॉल्व करके, ये NC2, ये NC3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है इनफाइनाइट, और दूसरा इसमें कंडीशन होती है कि दिस एक्सपेंशन इज वैलिड व्हेन, जब मॉड ऑफ x जो है वो 1 से छोटा हो।
अब तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें आएंगी, सर मॉड ऑफ एक्स 1 से छोटा कैसे हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कैसे होगी। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आई बिकॉज ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज, ठीक है ना। और मॉड ऑफ एक्स जो है उसको 1 से छोटा रखने का कारण ये है कि इस तरफ ये सीरीज कन्वर्जिंग बननी चाहिए, डाइवर्जिंग बन गई तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, समझ गए। कन्वर्जिंग बनाने के लिए दैट इज रेशियो यूनिटी टेस्ट होता है एक टर्म का, उसको परफॉर्म करने के बाद में ये जो मॉड है यहां पर लिखे हुए नंबर का वो 1 से छोटा होना चाहिए, सिंपल सी कहानी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो अब आपके सामने कोई भी एक्सपेंशन आता है तो ये वाली चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जो चीज लिखी है उसमें 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा है भाई, तो खुदा ना खास्ता अगर कभी फर्स्ट प्लेस पे 1 ना हो तो यू कैन टेक आउट दैट कॉमन, उसको कॉमन लेकर आप बना सकते हैं। मतलब अगर आप इसके लिए जानना चाहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है कि सर x प्लस वाई की पावर n का, और n अगर एक रैशनल नंबर या फिर एक नेगेटिव इंटीजर है तो एक्सपेंशन क्या होगा। मैंने कहा जैसे तू बाइनोमियल थ्योरम में लिखता था वैसे ही तू क्या लिखता था भाई, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। बस जब n रैशनल और नेगेटिव इंटीजर हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आएंगी, और साथ में ये जो nc0 फिर ये जो nc1 ये जो nc2 है इनकी जगह इनका एक्सपेंडेड वर्जन लिखो। nc0 इज 1, nc1 इज n, सो दिस इज n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। और सिंस इसमें भी हमें रेशियो, टर्म रेशियो टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ताकि ये सीरीज कन्वर्जिंग बने, एक फाइनाइट आंसर की तरफ अप्रोच करें, तो सर इसके लिए क्या होगा, मॉड ऑफ y अपॉन x दैट शुड बी लेस देन 1, ये तब वैलिड है, ठीक है, हाँ है ना। मतलब जिस भी वेरिएबल की पावर में आप एक्सपेंड कर रहे हो, ध्यान सुनना मेरी बात, जिस भी वेरिएबल की पावर में आप एक्सपेंड कर रहे हो, जिसकी पावर बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती हुई पावर की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर x इक्वल्स टू 1, ये 1 से छोटे के लिए ही वैलिड है। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको एक पूरी कहानी क्लियर होगी। अब हम सर इसको यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। सर क्या है इसके कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। मैंने कहा देख अब ये कुछ कुछ सीरीज है, इनको तू खुद लिख सकता है। जैसे मान लो मैं पूछूं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो ठीक है सर ये एक नेगेटिव इंटीजर है, क्या दिक्कत है इसमें, लिख लेंगे। हमारे पास में एक्सपेंशन क्या है, दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है सर, 1 एन की जगह माइनस 1 पुट कर दो तो ये लो सर। अब यहां पर एन की जगह माइनस 1 पुट करोगे तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है सर, ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सर ये बन जाएगा 1, तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अगली टर्म आएगी एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, एन की जगह माइनस 1 डाल, ये बन जाएगा माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस 3। सर ये पूरा 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है नेगेटिव का, तो ये कैंसिल हो गया, एक माइनस और एक एक्स क्यूब बचा। ये लो सर यही तो लिखी हुई है, और ये वो पार्ट हो गया जहां पर दो चैप्टर्स अलग अलग आकर मर्ज हो रहे हैं। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और राइट साइड में ध्यान से देखो तो ये तो एक जीपी तो लिखी हुई है विद कॉमन रेशियो माइनस एक्स, मतलब दिस इज नथिंग बट ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है सर इसका, माइनस एक्स, तो यही तो लिखा हुआ है। और जीपी का फॉर्मूला कन्वर्जिंग बनाने के लिए कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए सर, 1 से छोटा, तो वही तो बात है सर, है ना, यही तो लिखा हुआ है, ये दोनों सेम बात ही तो है। तो मेरे ख्याल से अब ये एक्सपेंशंस आप खुद देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर भी तुम्हारे मन की सहूलियत के लिए मैंने सारे एक्सपेंशंस लिख दिए हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब सर इसमें कुछ नहीं, एन की वैल्यू -2 होगी, एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया। जैसे आपको इस एक्सपेंशन की चिंता हो रही हो कि तुम्हें तो ये वाला बताया गया है,
अब सर इसकी मदद से ये कैसे लिखे, तो मैंने कहा पहले तो देख भाई x की जगह माइनस एक्स रख दिया और n की जगह -2 रख दिया, तो n की जगह -2, x की जगह -x, n की जगह -2, यहां -2 -1 -3 और इसकी जगह -x। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 1 + 2x, तो ये रहा सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा सर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बचेगा 3 और ये x², तो ये लिखा हुआ 3x²। अगला आ जाएगा 4x³, तो करा वहीं से गया है। ठीक है, बस सारी टर्म्स एक साथ लिख दी ताकि तुम्हें ये डाउट ना आए, अब तुम्हें खुद लिखना आना चाहिए। अब बात करते हैं सर इसके एप्लीकेशन की। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से सर हमने इसको सीख लिया कि ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कब इस्तेमाल करना है, जब पावर में ऐसे लोग बैठे हों। ठीक है, आ जाइए रैपिड फायर राउंड फटाफट देखते हैं, रैपिड फायर राउंड फटाफट देखते हैं कि वो हमें क्या बोल रहा है। फाइंड द 4th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की चौथी टर्म बताओ। सर बिल्कुल बता देंगे, क्या बड़ी बात है, ध्यान से देखना। तो सर ये जो पहले वाला पार्ट है, इसमें फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल 1 है, कोई बात नहीं, अगर मान लो यहां कुछ होता भी तो मैं उसको कॉमन ले लेता, मैं फर्स्ट प्लेस वाले वेरिएबल को 1 बना लेता, नहीं भी होता तो सर ये लिखा हुआ है 1 - 2x की पावर, रैशनल नंबर है, तो सर हमारे हिसाब से जो T4 होगी 4th टर्म, तुम अब अपने वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन की याद करो, कभी भूल भी जाओ तो सर इसकी T4 क्या होगी, दैट इज T3 + 1, और वो क्या होती है सर, दैट इज NC3x की पावर 3। NC3 क्या होता है बेटा, n -1 n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये होता है सर x³, यही तो होता है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि n की जगह किसने ले ली, 3/2 ने, और x की जगह कौन आ गया, -2x, बस फिट कर दो इस पूरे में, जहां जहां n दिख रहा है वहां पर 3/2, तो दिस इज 3/2 3/2 -1 एंड दिस इज 3/2 -2 अपॉन कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और x की जगह आ गया बेटा -2x, तो -2x का क्यूब। लो सर खत्म, ये इसकी 4th टर्म है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या दिक्कत है। ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, 3/2 फिर 1/2 और फिर -1/2, है ना, तो सर ये कितना हो गया, -3/8, और नीचे लिखा हुआ है सर 6, ऊपर लिखा हुआ है सर -8, n n-1 n-2 अपॉन, हाँ बिल्कुल सही, ये -8 और ये x³, ये और ये गया सर, ये आ जाएगा 2, सर बेसिकली ये x³ अपॉन 2 लिखी हुई है, देख लेना भाई। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन की 4th टर्म सर ये रही, x³ अपॉन 2। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर आप इस सीरीज को इन्फानाइट तक एक्सपेंड कर भी रहे हो तो कंडीशन क्या है x पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जिसकी पावर बढ़ती हुई आप लेके जा रहे हो, जिसकी पावर बढ़ती हुई आप लेके जा रहे हो, उसका मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। इसमें भी अगर आपको पावर बढ़ती हुई किसकी, ध्यान से देखो किसकी दिखाई दे रही है, y अपॉन x की पावर बढ़ रही है। इस पूरे में से x की पावर n कॉमन लेगा, इस पूरे में से अगर मैं x की पावर n कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1, यहां कितना आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा y अपॉन x की पावर 1, फिर n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा y अपॉन x की पावर 2। हाँ, तो भाई साहब किसकी पावर बढ़ रही है सर, y अपॉन x की पावर बढ़ रही है, इसलिए y अपॉन x का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगला सवाल जो आपसे पूछा है वो इसी बेसिस पे पूछा है, वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज। इसको हम इनफाइनाइट सीरीज की तरह एक्सपेंड कर सकें तो बताओ x की पावर क्या होगी। वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस कैन बी एक्सपेंडेड एज इनफाइनाइट सीरीज इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x, इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x। ठीक है, अब सर ये लिखा क्या हुआ है, ध्यान से देखा हमने, तो सर ये तो ये लिखा हुआ है 1/5
प्लस 4x, डिनोमिनेटर में है, मैंने कहा घबराता काहे है, इसको ऊपर लेकर जा। तो 5 प्लस 4x की पावर, डिनोमिनेटर में था हाफ, न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। सर फर्स्ट प्लेस पे 1 बनाना है, 5 कॉमन ले लो, तो 5 की पावर माइनस हाफ कॉमन आ गई, तो 1 प्लस 4x अपॉन 5 बचा, पावर माइनस हाफ। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इस वेरिएबल की इंक्रीजिंग पावर बनेगी, ठीक है, और इसमें x बैठा है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, इस पूरे की मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मॉड ऑफ x जो है वो 5/4 से छोटा होना चाहिए, 5 यहां 4 यहां। इसका मतलब है सर आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 5/4 से छोटी और -5/4 से बड़ी, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है? तो सर ये वाली वो रेंज आ गई जिसके लिए आप इसको इनफाइनाइट सीरीज की तरह एक्सपेंड कर सकते हो। अब देखो, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू निकालने का तुम्हें एक तरीका बताता हूं, बहुत जोरदार है ना, और उस पर मिलियन मिलियन व्यूज भी होते हैं भाई, ठीक है ना। और ठीक है, अब जिन बच्चों को गणित का इतना एक्सपोजर नहीं है और उनके सामने कोई एक ऐसी चीज है, मैं उसको मतलब ऐसे नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट वो एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज लगती है लोगों को कि 10 की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं सर स्क्वायर रूट की अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट। और उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वाह यार मजा आ गया, तो कुछ नहीं, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन और कुछ नहीं है। जैसे आपको क्या बोला गया, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 10 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच्चे याद कर लेते हैं, बट एक सवाल आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जेई एडवांस 2018 में, जो इंटीजर टाइप था, मतलब न्यूमेरिकल टाइप, और उसमें आंसर आ रहा था, आर की रेडियस निकाली थी एक सर्कल की √10, और उसमें आपको वो आंसर भर के आना था, उसमें लिखा हुआ था करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। समझ रहे हो कि एक सवाल आया, हम सर्कल पढ़ेंगे वो सवाल क्या था उस पर नहीं जा रहे हैं, बट उसका आंसर आया √10, और जेई वालों ने बोला हुआ था कि डेसिमल में भी आंसर भरने का आपके पास ऑप्शन होता है, तो बोले 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर भरो, कि √10 की वैल्यू आपको करेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी मान लो फंस जाओ, रूट की वैल्यू ना याद आए, तो बाइनोमियल की मदद से भी आप निकाल सकते हो। कैसे सर, √10 तीसरा पार्ट, वैसे तो आपके पास में मेरे ख्याल से 3.162 होती है जहां तक मुझे याद है भाई ठीक है, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग वेल, 3.162 या 3 ऐसा कुछ होता है, 3.16 ही होता है शायद, बट हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से निकालते हैं। अब सर पावर हाफ है, अब जो वो जो वीडियो है ना उसकी तरह तुम्हें थोड़ा समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप ये सोचें कि 10 के पास में नजदीक में ऐसा कौन सा इंटीजर आपको पता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। 9, बहुत बढ़िया, तो हम 10 को तोड़कर लिख लेंगे, रूट का मतलब बेटा पावर हाफ, 10 को हमने तोड़कर लिख लिया, दैट इज 9 + 1, है ना। इनफैक्ट वो तो वीडियो में डायरेक्टली ये क्लेम करते हैं कि a + b की पावर n, ठीक है, इज बेसिकली a की पावर n प्लस, इसकी पहली टर्म ये आएगी, दूसरी टर्म क्या आएगी n, वेट, अरे a + b की पावर हाफ का एक्सपेंशन बता दो यार, तो सर ये कितना आ जाएगा, बेसिकली a की पावर हाफ प्लस हाफ, यहां आ गया n, फिर ये क्या होता है b की पावर 1, a की पावर n-1 और b की पावर 1, ये होता है ना सेकंड टर्म। अब n की जगह हाफ पुट करो, यहां पर हाफ पुट किया तो a चला जाएगा नीचे और b यहां आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो वो इस चीज का यूज करते हैं कि भाई किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो यहां से निकाल लो, उसके आसपास कोई भी एक नंबर ढूंढ लो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, वैल्यू फिर यहां पुट कर दो, आपको डायरेक्टली करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर मिल जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम में तो यूज कर रहा है, बस वो आगे वाले जो टर्म्स है उनको नेग्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा देख तू क्या करेगा, √10 को ऐसे लिखेगा। अब सर हमें होता है कि हमें यहां पर
फर्स्ट प्लेस का वेरिएबल 1 बनाना होता है, तो मैंने 9 कॉमन लिया, तो बाहर ऑब्वियसली 3 कॉमन आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको यह बात भी समझ में आ गई कि हमने इसके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों ढूंढा, ताकि जब आप 9 को कॉमन ले रहे हो तो बाहर तो कम से कम एक इंटीजर पहुंच रहा है, 3 पहुंच गया बाहर। ये बन गया सर। अब मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन। कैलकुलेटर वगैरह से आप निकालते हो तो वो भी इसी चीज का यूज करके जवाब देते हैं भाई। दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर एन। अब आपको जितना एक्यूरेट आंसर चाहिए आप उतनी ज्यादा टर्म्स लिखो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर आपको √10 का आंसर सही चाहिए तो आप उतनी ज्यादा टर्म्स लिखिए। जैसे मैं इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू हाफ, एक्स कितना है 1/9, प्लस एन, एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ। और ऐसे ये इंफिनिटी तक चला गया। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, ये 2 टर्म्स यूज कर लेते हैं। तो ठीक है भाई, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं। 3 को अंदर भेजा तो ये आ जाएगा 3/18। ठीक है। और जो बच्चे ये 3 टर्म्स यूज करेंगे कि मैं सर शुरू की 3 टर्म्स कैलकुलेट कर लूंगा, तो आपका और एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर आप शुरू की 4 टर्म्स यूज करोगे तो और एक्यूरेट, मतलब डेसिमल के बाद में भी आप एक्यूरेसी आप अपनी बढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप कितनी टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हो। जो इस 3 को कैलकुलेट करेगा तो उसका और अच्छा आंसर आएगा। बट 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर आपको 2 टर्म से मिल जाता है। ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, दिस इज 3 प्लस 1/6। अब 1/6 कितना होता है भाई, है ना, 3.10 पॉइंट के बाद में 1, हाँ, फिर कितना आएगा सर, 4, 36, 3.16। तो सर ये एक आंसर आ रहा है हमारे पास में 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मैंने कहा एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो आप 3 टर्म्स को लो, और बढ़ानी है 4 को लो, कोई दिक्कत नहीं है। बता भाई, कहानी समझ में आएगी नहीं। और वो जो मैंने वहां लिखा था वो भी यही है कि a प्लस बी की पावर हाफ इज बेसिकली a की पावर हाफ प्लस b अपॉन 2a की पावर हाफ। ठीक है। अब वो डायरेक्टली अगर आपको कोई ऐसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो कहीं और से नहीं, वो यहीं से लेकर आए उस चीज को। एक बोल रहा है रॉन्ग है। अबे अबे पागल आदमी, तो देखो अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। हाँ, यूट्यूबर मेथड से ये हो गया ना, देख सर √10 को 9 प्लस 1 की पावर हाफ, तो a हो गया 9, 9 की पावर हाफ कितना हो गया 3, b कितना हो गया सर 1 अपॉन 2, a की पावर हाफ अगेन सर दैट इज 3। तो यही तो कैलकुलेट कर रहा है तू। यूट्यूबर मेथड क्या है उसमें। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या है सर, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। 121 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लो भैया, 121 की पावर 3 कैलकुलेट करना है। रास्ता बता सकते हो बाइनोमियल की मदद से कि 121 का हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताऊं। अच्छा, एक पूछ रहा है, एक बच्चे का डाउट आया सर 1 प्लस 9 की पावर हाफ ऐसे लेकर करें तो, जैसे आपने लिया √10 को आपने लिखा दैट इज 9 प्लस 1 की पावर हाफ, और अगर हम 1 प्लस 9 की पावर हाफ लें तो बेटा ये नंबर 1 से छोटा नहीं है। यू कैन ओनली यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स प्रोवाइडेड ये नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। तो पहले मैंने यहां पर 1 बनाया तो यहां 3 आया, 1 प्लस 1/9 बना। अब ये नंबर 1 से छोटा है इसलिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये नंबर 1 से छोटा नहीं है तो आप ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से बता प्लीज। एक बार पढ़ने वाले बच्चे अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा यार। पता नहीं चैट ऑन होते ही एक तो पूछ रहा है ड्यूरेशन कितनी रहेगी।
घबरा मत बेटा, तेरी कमी रहेगी ड्यूरेशन। सर इसके आसपास क्योंकि क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हो तो एक परफेक्ट क्यूब ढूंढ लो, और यहां पर कितना आ जाएगा सर, -4 और पावर 1/3। अब 125 को कॉमन लेकर गए, बाहर आ जाएगा सर 125 का क्यूब रूट, दैट इज 5। ये 1 - 4 अपॉन 125 की पावर 1/3। अब सर ये वाला जो इंसान है ये रोल प्ले कर रहा है n का, और ये जो इंसान है सर ये रोल प्ले कर रहा है x का। ठीक है, एक्सपेंशन लगा दीजिए, दैट इज 1 + n इंटू एक्स -4 अपॉन 125। बस इतना बहुत है, और आगे जाना चाहते हो तो n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर। बट 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आपको यहीं से ही मिल जाएगा, बस इतना ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 जरूर कर देना। तो ये क्यूब रूट निकालने का तरीका हो गया, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी हो गया सर। ठीक है भाई, चलिए नाउ अब जैसे ये वाले सवाल है, तो बेसिकली ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब इस इनफाइनाइट सीरीज का आपको आंसर निकालना है। तो आज से पहले आपने इनफाइनाइट सीरीज बहुत सारी जगह देख ली, जीपी में इनफाइनाइट जीपी होती है, इनफाइनाइट एजीपी होती है, मिसलेनियस सीरीजेस होती हैं, फिर सर हमारे पास में एक्सपेंशन होते हैं, लॉग के एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें भी दिमाग में रखनी है। और साथ में सर अब की बार हमारे पास में एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में भी दिखाई दिया। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि सर 1 प्लस यहां पर एक टर्म है, फिर यहां एक टर्म है, फिर यहां एक टर्म है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली हमारे वाले एक्सपेंशन से कंपेयर कर दिया कि 1 + x की पावर n, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट है, तो सर ये होता है 1 + nx प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे चलती जाएगी टिल इंफिनिटी। अब आपके मन में ये डाउट जरूर आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसी से ही इसको कंपेयर करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आएगा, व्हेन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द पेपर, तो वहां पर तो सर हमारे दिमाग में हो सकता है कि पहले हम इसको मिसलिनियस सीरीज की तरह ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, इसीलिए मैंने उन सबका जिक्र किया। तो जिस ऑर्डर में जो चीजें पढ़ाई गई है आपको वैसे ही सोचते हुए आना है कि यार कोई ये लॉग का एक्सपेंशन तो नहीं है क्या, कहीं पर सर ये कोई मिसलेनियस सीरीज तो नहीं बन रही क्या, इसकी जनरल टर्म लिखकर सोचें तो करें तो क्या सर, वो सारी चीजें सोचते हुए आने। बिल्कुल सही। हाँ सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कहा बिल्कुल तुझे यहां क्या लगा था, बाहर क्या लिखा हुआ था क्लास के बाहर, इजी इज नॉट अलाउड। मैथमेटिक्स की क्लास, अच्छा ओह भूल गया, मैथ्स की क्लास है भाई। हाँ लाइन से सोचता हुआ आना है। तो जब सारी चीजें आप ट्राई कर लो, किसी से भी सेटिंग ना ही बैठ रही हो, फिर आपको कंपेयर करना है इसको इसके साथ। सर ये एक ट्राई और करके देखने, बिल्कुल सही। सर बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तुझे टाइम बचा के जाना कहां है ठीक है। तो सर ये रहा 1 1 के साथ। एक काम करते हैं सर, nx की वैल्यू ले ली हमने -1/8। इस सेकेंड टर्म की वैल्यू सर ये रही n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, एंड दैट इज 1/8 इंटू 3/16। दो इक्वेशन, दो अननोन, मेरे ख्याल से बहुत आसान है सर, सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो x की जगह आप क्या रख दोगे सर, x की जगह -1/8n मैंने रख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं x की जगह -1/8n पुट करूंगा, 2 फैक्टोरियल इज बेसिकली 2, x का स्क्वायर तो 1/64 n स्क्वायर आ जाएगा, और 1/8 इंटू 3/16 सर ये लो। ठीक है, इस 16 को हमने लिखा सर दैट इज 8 इंटू 2, तो 64 ये 2 गया, ये n गया, इस n को इधर भेजो सर, ये आ जाएगा 3n, और इस तरफ बचेगा सर n-1, तो ये आ जाएगा -1 बराबर 2n। तो बेसिकली सर ये n आ गया -12। ठीक है ना। अब अगर n -12 आ गया तो x कितना आ गया भाई, -12। तो सर x आ गया 1/4। इसका मतलब सर ये पूरी सीरीज 1 + x की पावर n ये लिखी हुई है सर।
मतलब ये पूरा लिखा हुआ है 5/4 की पावर -½ मतलब सर ये लिखा हुआ है 4/5 की पावर रूट, मतलब सर ये लिखा हुआ है 2/√5। ये पूरा 2/√5 लिखा हुआ है। इनफैक्ट एक छोटे सा काम इसमें आपको और भी करना चाहिए कि सर ये वाली टर्म भी हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, मतलब इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म और ये वाली थर्ड टर्म सेम बन रही है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शुरू की दो टर्म से कंपेयर करके तो आप किसी भी सीरीज के, मतलब किसी भी सीरीज की दो टर्म्स उठा लो, पहली टर्म 1 है, 1 को 1 से कंपेयर किया, इसको nx बोल दिया और इसको ये वाली चीज बोल दी, तो आपको तीसरी टर्म भी एक बार चेक करनी चाहिए कि हाँ भाई जो मैंने n और x की वैल्यू निकाली है उस पर मेरी जो तीसरी टर्म है और गिवन सीक्वेंस की तीसरी टर्म सेम आ रही है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा एक चेक पॉइंट ये भी है कि अगर आप ये सब कैलकुलेट कर रहे हो और x की वैल्यू मान लो आपने कंपेयर करके निकाली, x की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो आपको एक बार रीथिंक करना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स आप लगा सकते हो, बट अभी ये सवाल सही है, ये पूरा 2/√5 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ अब ये मैथ्स है भाई। ठीक है, ये वाला सवाल ध्यान से देखो, आराम से देखो, इनफैक्ट ये सवाल घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, सॉल्व करके आइएगा प्लीज इसको, दिस इज योर होमवर्क। इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करना है, बस ध्यान रखना कि कैसे आप कंपेयर करने वाले हो। अब आपने एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट अगर पढ़ा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है सर, मैथ्स में यूज नहीं होता, कि 1 + x की पावर n कैन बी अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्सीमेटेड एज 1 + nx, जिसमें यह बोला जाता है प्रोवाइडेड x इज वेरी स्मॉल। अगर x बहुत स्मॉल है तो x को बहुत छोटा बोलने का मतलब यह है कि उसकी जो हायर पावर्स है, अगर x खुद बहुत छोटा है तो उसकी हायर पावर दैट इज x², x³ x की पावर 4 वो तो और छोटी हो जाएंगी, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो और उस बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स की सिर्फ शुरू की दो पावर ले लो, शुरू की दो टर्म्स ले लो, 1 और nx। ये है जी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब जैसे उसने यहां पर ये खुद ही बोल दिया कि x इज सो स्मॉल दैट x² एंड द हायर पावर्स ऑफ x कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये रिड्यूस होकर 1 + a + bx में बन जाएगा, तो a + b बताओ। तो ठीक है सर, ये लो, जैसे ये जो लिखा हुआ है 1 + 2x की पावर -5, तो इसको हमें अप्रोक्सीमेट करना है, सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से ध्यान दो, इसको अप्रोक्सीमेट करना है क्योंकि हायर पावर्स तो हमें नेग्लेक्ट करनी है। तो सर इसमें शुरू की दो ही टर्म्स तो आ जाएंगी, 1 + nx, n क्या है -5 और x क्या है 2/5x, ये लो। फिर सर ये जो लिखा हुआ है दैट इज √4 + 2x, तो सर ये लिखा हुआ है 4 + 2x की पावर ½ अब इसमें से 4 कॉमन ले क्योंकि 1 बनाना जरूरी है, तो बाहर आ जाएगा सर 2, 4 की पावर ½ दैट इज 2, और ये आ जाएगा सर 1 + x/2 की पावर ½ अब तो इसको बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट कर दे 2 एज इट इज, तो ये 1 + n क्या है ½ और x की जगह कौन है सर, दैट इज x/2, ये लो सर। फिर सर ये लिखा हुआ है 4 + x की पावर 3/2। अब एक बार बताओ, जब 4 कॉमन लोगे तो 4 एज इट इज बाहर नहीं आएगा, 4 आएगा विद पावर 3/2 और यहां बच जाएगा 1 + x/4 की पावर 3/2। इसको भी बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट कर दो, तो 1 + n कौन है 3/2, x कौन है सर x/4, ये तो ये हो गया। अब 4 की पावर 3/2 क्या होता है, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देंगे सर। 4 की पावर 3/2 बेसिकली होता है सर 8, है ना, बताओ 4 की पावर 3/2, 4 इज 2 की पावर 2, 3/2, 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 इज बेसिकली 8। ठीक है, अब ये सारी चीजें वहां जमा दो, सारी चीजें वहां जमा दो, मतलब कि ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसकी जगह आपने ये लिख दिया, और इनफैक्ट ये क्या लिखा हुआ है सर 1 - 2x, प्लस के बाद में ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसकी जगह आप ये लिख दो, सर ये क्या लिखा हुआ है 2 × 1 + x/4 होल डिवाइडेड बाय, सर ये जो नीचे लिखा हुआ है 4 + x की पावर 3/2 उसकी जगह सर ये लिख दो, दैट इज 8 × 1 +
3x/8, है ना। बहुत बढ़िया। अब इसको a प्लस बी एक्स में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, आराम से देखना। तो सर पहले तो यहां पर सेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया 2 और 1 3, यहां से आएगा एक -2x और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा +x/2। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x/2 और ये -2x, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा भाई सर -3x/2, है ना। अरे इन दोनों का एडिशन -3x/2, 2 + 1 ये 3 हो गया। सर डिनोमिनेटर में यहां पर एक 8 है, मतलब ये 1/8, तो ये फैक्टर को मैंने छेड़ा भी नहीं। अब कभी भी आपको कोई टर्म डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ ना बिंदास, किसने मना किया। सर इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 1 + 3x/8 की पावर -1। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, ये लो और सोचो। सर ये आ गया 1/8, इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूं, ध्यान रखना। तो 3 कॉमन लेने के बाद में 1 - x/2, 1 - x/2 और ये क्या बचा 1 + 3x की पावर 1 + 3x/8 की पावर -1। अब ये पावर में फिर -1 दिखाई दिया, इसको फिर से बाइनोमियली आप अप्रोक्सीमेट कर दो। सर ये क्या आ जाएगा 1 + nx, n कितना है, सॉरी x कितना है 3x/8 और n है -1, तो ये लो सर। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 3/8। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 - x/2 और -3x/2, सॉरी 3x/8, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 3x² एंड दिस इज 3/8। नाउ हमें बोला गया है कि आप बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो सर इस हायर पावर को फिर से इग्नोर कर दो। ये कितना आ गया सर, ये आ गया आपके पास में, अगर आप एलसीएम लोगे तो मतलब मैं 1/2 और 3/8 को जोड़ने के लिए बोल रहा हूं, तो सर -7/8 आ गया क्या, 7x/8, और यहां लिखा हुआ है सर 3/8। ठीक है, इसको x² को फिर से नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, अंदर भेजिए। दिस इज 3/8 - 21/64x। ये आ गया सर हमारा आंसर। चलिए a + b पूछा है ना। बोलो। बस हाँ, आज के लिए इतना बहुत है, लास्ट था। जल्दी 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 पापा। और बस अब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो एक आधा कोई 2 सवाल करेंगे, और ये जो एप्लीकेशन है बस वो बचा है, वो हम देखने वाले हैं, और फिर हम आगाज कर देंगे एक नए कहानी का। ठीक है, ये वाला जो सवाल है ये अच्छा सवाल है काफी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, नाउ मॉड्यूल आप 2-3 सीटिंग में कंप्लीट कर सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ। एक कंप्लीटली नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये बात आग की तरह फैला दो, क्योंकि अब जो कहानी स्टार्ट होने जा रही है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एक नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें पुराना पूछा अब तक जो आपने पढ़ा है, अगर आपका बैकलॉग भी है तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों, वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीजें फिर से बेसिक से शुरू होंगी और हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब पुराना ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की और कुछ कुछ चीजें यूज होगी जो कि देन एंड देयर समझी जा सकती हैं। बट ये एक कहानी जो स्टार्ट हो रही है, इसमें पिछले जो आपके पाप हैं वो आड़े नहीं आएंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई आप बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं उनको इग्नोर कर दो और यहीं से स्टार्ट करो। ये उन बच्चों के लिए मैसेज है कि भाई अगर आप कोई नई स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक मौका ढूंढ रहे हो कि सर मैं लाइव से एक बार शुरू हो जाऊं फिर मैं अपने बैकलॉग को कवर कर लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और आपका कोई बैकलॉग नहीं है, तो उससे अच्छी बात तो कोई और है ही नहीं इस पूरी धरती पर। ठीक है, दैट मीन्स वो आपकी मेहनत का एक प्रूफ है। ठीक है ना, जो तुम अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर सकते हो इस चीज को लेकर कि सर हमने बैकलॉग बनने ही नहीं दिया, डे वन से हम कंसिस्टेंट रहे और आज हम उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। पर जिन बच्चों का बैकलॉग है दे कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। शुरुआत के करीबन करीबन 35 मिनट्स तक हम ये वाले चैप्टर के कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं है, बहुत बढ़िया है। ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका भी हो, इस खेल में अब मेरी बारी है। बस इसी एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मॉड्यूल का बैकलॉग है, ना घबराएं, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ही इन हाउस इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो मॉड्यूल अभी फॉर द टाइम अगर आप होल्ड करना चाहते हो या स्किप कर दिया है, आपसे हो गया है स्किप, तो ना परेशान हो। देखो क्लास में जो करवाया है, डिब्बी जो दे रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको अगर ढंग से कर लेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, डीपीपी भी होल्ड पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास नोट्स, डिब्बी और इनका एक लूप। ठीक है ना। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं मॉड्यूल, दैट डजंट मीन कि अब मेरे कहने के बाद में रुक जाए, क्योंकि ये मैंने बोला है कि इतने से काम हो जाएगा अभी के लिए। बाद में जब आप क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यार उतना उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको फिर नए एरर्स पता चलेंगे, नए तरीके पता चलेंगे, नए सवाल पता चलेंगे जो मॉड्यूल से मिलेंगे, कभी पीवाईक्यू से मिलेंगे, कभी किसी किताब से मिलेंगे। तो आप सारी चीजें नहीं कर सकते, बट अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो उसको रोकना मत, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। अभी स्टोरी का टाइम नहीं है, मैंने क्लास टाइम पे खत्म कर दी थी, अभी तक तो मैं बातें कर रहा था। ठीक है ना। तो जिस दिन हमारी सेकंड क्लास होगी उस दिन हम लोग स्टोरी के बारे में सोचेंगे, घबराओ मत, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, तुम फिर जीने नहीं देते भैया उस हफ्ते। अब नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, तब तक आप अच्छे से तैयार हो जाएं। आपके पास सैटरडे संडे भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऑफ है, बट एक टाइम आ गया, मैथ्स का कोई काम नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा, तो बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। एक हल्का सा पीएनसी का कॉन्सेप्ट बचा है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, और वो मेरे सिखाने के बाद में आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू बेटा।